आइए दोस्तों, YouTube चैनल पर आप सभी दोस्तों को स्वागत है। और दोस्तों, इस वीडियो में हम लेके आए हिंदी सब्जेक्ट। और हिंदी सब्जेक्ट का दोस्तों एक वीडियो सर ने पहले अपलोड कर रखा है, जो वर्ण विचार टॉपिक है। वर्ण विचार का एक वीडियो पहले बना हुआ है, पहले आपको उस वीडियो को देखना है और उसके बाद में उसका सेकंड पार्ट इस वीडियो में है। तो वर्ण विचार संबंधित पार्ट सेकंड आप इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखो दोस्तों, वर्ण विचार का पहला पार्ट हम पढ़ा चुके हैं, जिनमें हमने स्वरों के बारे में जानकारी दी थी। हम इस पार्ट 2 में व्यंजनों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखो, व्यंजनों की बात करते हैं हम, तो हमारे स्वरों की संख्या, तो जैसा कि हमने जाना कि हिंदी में 11 स्वर होते हैं। व्यंजनों की संख्या 33 होती है। यदि हम व्यंजनों की बात करें तो हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। हमारे 11 स्वर हुए और 33 व्यंजन हुए। हम कह सकते हैं हिंदी में कुल स्वर व्यंजन या कुल स्वर व्यंजनों की संख्या संख्या 44 होती है। 44 कैसे? 11 तो हमारे स्वर हो चुके हैं और 33 व्यंजन हो चुके हैं। 11 और 33 44। इस प्रकार से हिंदी में कुल स्वर व्यंजनों की संख्या 44 होती है। इस भाग में हम व्यंजनों की जानकारी प्राप्त करेंगे। देखो, इन 33 व्यंजनों को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन। नंबर 2 अंतःस्थ व्यंजन। नंबर 3 ऊष्म व्यंजन। इन 33 व्यंजनों को हमने 3 भागों में बांटा: स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। जैसा हमने स्वरों को सर्वप्रथम उत्पत्ति के आधार पर 2 भागों में बांटा था, मूल स्वर और संधि स्वर, वैसे ही यहाँ पर हम व्यंजनों को बांटते हैं। सबसे पहले तो 33 व्यंजनों को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा होता है अंतःस्थ व्यंजन और तीसरा होता है ऊष्म व्यंजन। देखो, सबसे पहले हम स्पर्श व्यंजनों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखो, जिन व्यंजनों का उच्चारण करने पर श्वास वायु मुख के किसी न किसी अंग को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में या जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु मुख के किसी न किसी अंग को स्पर्श करते हुए निकलती है, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? स्पर्श व्यंजन में श्वास वायु मुख के अंगों को स्पर्श करते हुए निकलती है। हम बात कर रहे हैं स्पर्श व्यंजनों की। यहाँ पर स्पर्श व्यंजनों की बात करते हैं तो स्पर्श व्यंजनों का जब उच्चारण किया जाता है तो श्वास वायु हमारे मुख के किसी न किसी अंग को स्पर्श करते हुए या छूते हुए निकलती है। हमारे अंगों की बात करें तो जो उच्चारण स्थान होते हैं, जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, तो इसी में से किसी न किसी अंग को स्पर्श करते हुए श्वास वायु बाहर
निकलेगी वो आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं। इन स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 मानी जाती है। प्रश्न आ जाए कि हिंदी में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। 25 कहां से कहां तक होते हैं स्पर्श व्यंजन? देखो, कैसे लेकर मैं तक, हमारे कै वर्ण से लेकर के मैं तक हमारे 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। कैसे लेकर मैं तक की बात करें, इनकी संख्या 25 होती है और ये 25 की 25 हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अब ये 25 जो व्यंजन होते हैं ये वर्गों में बटे हुए हैं। इन 25 व्यंजनों को 5 वर्गों में बांटा गया है। एक होता है कै वर्ग, एक होता है चै वर्ग, एक होता है टै वर्ग, एक है आपके तै वर्ग, और एक है आपके पै वर्ग। कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग। हम कह सकते हैं 25 व्यंजनों को, कौन से व्यंजनों को? स्पर्श व्यंजनों को। इन 25 स्पर्श व्यंजनों को 5 वर्गों में बांटा गया है। पहला कै वर्ग, दूसरा चै वर्ग, तीसरा टै वर्ग, चौथा पै वर्ग और चौथा तै वर्ग और पांचवा पै वर्ग। देखो 1 2 3 4 और 5, ये 25 व्यंजन 5 वर्गों में बटे हुए हैं। साथ ही प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। हम कह सकते हैं कै वर्ग में 5 वर्ण है, चै वर्ग में 5 वर्ण है, टै वर्ग में भी 5 वर्ण है, तै वर्ग में भी 5 वर्ण है और पै वर्ग में भी 5 वर्ण है। इस प्रकार कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग, पै वर्ग, ये 5 वर्ग है और प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण है। तो कुल मिलाकर हमारे 25 स्पर्श व्यंजन हो जाते हैं। देखो कै वर्ग में कौन कौन से 5 वर्ण है हमारे? कै, ख, ग, घ, ण। चै वर्ग में चै, छ, ज, झ, ण। टै वर्ग में टै, ठ, ड, ढ, ण। तै वर्ग में तै, थ, द, ध, न। पै वर्ग में पै, फ, ब, भ, म। तो आपके कैसे लेकर के मैं तक आ चुके हैं पूरे, और कैसे लेकर के मैं तक आपके 5 वर्गों में बटे हुए हैं। कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग, और प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण है। कै वर्ग में 5, चै वर्ग में 5, टै वर्ग में 5, तै वर्ग में 5, पै वर्ग में 5, और प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण है। तो हम कह सकते हैं 5 वर्गों में 5-5 वर्ण होकर के कुल 25 वर्ण हो जाते हैं। तो आपके स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25। अब देखो ये वर्गों में बटे हुए हैं, आपके स्पर्श व्यंजन वर्गों में बटे हुए हैं। इस कारण इनको एक और नाम दिया जाता है। इन स्पर्श व्यंजनों को वर्गों में बटे होने के कारण वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन वर्गों में बटे हुए होते हैं, इन कारण इनको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि जो स्पर्श व्यंजनों का अन्य नाम क्या है? स्पर्श व्यंजनों का अन्य नाम वर्गीय व्यंजन है। क्यों है? क्योंकि ये वर्गों में बटे हुए हैं। कितने वर्ग हैं? 5 वर्ग। कौन कौन से? कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग, पै वर्ग, और प्रत्येक वर्ग में वर्ण कितने हैं? 5। कुल मिलाकर के 25। तो अब तक हमने जाना कि व्यंजन 33 होते हैं। 33 व्यंजनों को 3 भागों में बांटा गया।
एक स्पर्श व्यंजन, एक अंत्यस्थ व्यंजन, एक ऊष्म व्यंजन। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन की बात कर रहे हैं तो श्वास वायु मुख के अंग को स्पर्श करते हुए निकलती है। जब स्पर्श व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तब स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है ना। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25। सीधा सा प्रश्न पूछ लिया जाए तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है तो 25 होती है। कौन कौन से? कैसे लेकर के मैं तक के। हम कहें कहां से कहां तक होते हैं स्पर्श व्यंजन तो कैसे लेकर के मैं तक के हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। इनमें 5 वर्ग होते हैं, कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग, पै वर्ग। प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण है तो कुल मिलाकर के 25 हो जाते हैं। वर्गों में बटे होने के कारण इनका अन्य नाम वर्गीय व्यंजन भी है। इसमें के देखो जो चै वर्ग है इसको स्पर्श संघर्षी भी माना जाता है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन। अगर स्पर्श व्यंजनों की बात करें तो 25 ही बतानी है, लेकिन मान लिया जाए कि इन स्पर्श व्यंजनों में के संघर्षी व्यंजन कौन से हैं तो जो चै वर्ग की लाइन है वो हमारे संघर्षी व्यंजन है। तो जो चै वर्ग की लाइन है वो हमारे क्या है? देख लो इनको। हम स्पर्श संघर्षी की बात कर रहे थे तो चै वर्ग की लाइन है वो हमारे स्पर्श संघर्षी है। नोट करना चाहो तो नोट कर लो इनको। आगे देखो तो इन स्पर्श व्यंजनों के बाद आता है हमारा अगला अंतःस्थ व्यंजन। देखो हमारे 33 व्यंजन है, इनमें के 25 आपके स्पर्श व्यंजन हो गए और इसके बाद आता है अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। जो हमारे अंतःस्थ व्यंजन है इनकी संख्या 4 होती है। जो स्थान के अंतिम भाग से बोले जाए, ऐसे व्यंजन जो स्थान के अंतिम भाग से बोले जाए वो हमारे अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? य, रे, ले, वे। य, रे, ले, वे, ये 4 हमारे अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। इनको संधि के अंतर्गत यण माना जाता है। य, रे, ले, वे 4 हमारे अंतःस्थ व्यंजन है। इससे पहले हमने स्पर्श व्यंजन पढ़ा जिनकी संख्या आपने 25 मानी। इसके बाद वर्गों व्यंजनों में दूसरा भाग है अंतःस्थ व्यंजन। इनकी संख्या 4 होती है, य, रे, ले, वे। अब आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि निम्न में से अंतःस्थ व्यंजन नहीं है और आपको ऑप्शन दे दी जाए ए में य, बी में रे, सी में ले और डी में से, तो आपका जवाब क्या होगा? इसमें प्रश्न पूछा है निम्न में से अंतःस्थ व्यंजन नहीं है, य, रे, ले, से। अब हमें पता है, देखो यह तो आपके अंतःस्थ व्यंजन होता है, रे भी होता है, ले भी होता है, क्या नहीं होता? हमारे से। अभी से के बारे में हमने जानकारी प्राप्त नहीं की है, लेकिन हम इतना जान चुके हैं कि अंतःस्थ व्यंजनों के अंतर्गत से नहीं आता है। कौन कौन से आते हैं? य, रे, ले और वे। तो से हमारा जवाब हो जाएगा। क्यों? से अंतःस्थ व्यंजन नहीं है। से को हम उस व्यंजनों में पढ़ेंगे अभी, है ना। तो ये चीज याद रखनी है हमें कि अंतःस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, य, रे, ले, वे। अब इन अंतःस्थ व्यंजनों को भी 3 भागों में बांटा गया है। इसमें सबसे पहला आता है अर्धस्वर
दूसरा आता है कंपनजात, ये इसको प्रकंपित भी कह सकते हैं। और तीसरा आता है पार्श्विक। देखो अंतःस्थ व्यंजन जो हमारे चार हैं, य, र, ल, व, इनको हमने तीन भागों में बांटा, एक अर्धस्वर, एक प्रकंपित और एक पार्श्विक। जो हमारे अंतःस्थ व्यंजन है इनको भी फिर से हमने तीन भागों में बांटा, अर्धस्वर, प्रकंपित और पार्श्विक। अब ध्यान ये देना है कि अर्धस्वर कौन से आते हैं इनमें के, प्रकंपित कौन सा है और पार्श्विक कौन सा है। देखो अर्धस्वर के अंतर्गत ये और वह को माना जाता है। प्रश्न आ जाए कि अर्धस्वर है और इन चार में के, इन दो में के कोई सा भी ऑप्शन में होगा तो आपका वही जवाब होगा। यह और वह को हिंदी में वर्णमाला के अंतर्गत अर्धस्वर माना जाता है। वर्ण विचार के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि यह और वह को अर्धस्वर माना जाता है। बड़ी अजीब सी बात है कि अर्धस्वर से ऐसा प्रतीत होता है कि ये आधे स्वर होते हैं, तो आधे क्या है फिर, ये आधे व्यंजन होते हैं। आधे क्या होते हैं, व्यंजन। हम कह सकते हैं कुछ अंश इसमें स्वरों का होता है और कुछ अंश व्यंजनों का होता है, इसी कारण इनको अर्धस्वर कहा जाता है। आपको तो सीधा याद रखना है अर्धस्वर कौन कौन से होते हैं, एक तो यह और एक वह। अब आता है प्रकंपित। प्रकंपित होता है आपके रे। जब रे वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ का अगला हिस्सा है उसमें कंपन उत्पन्न होता है, प्रकंपन सा होता है, कंपन सा होता है, अगला हिस्सा धड़धड़ाने लगता है, उसमें कंपन सा उत्पन्न होता है, इसी कारण रे को प्रकंपित कहते हैं। जैसे हम उच्चारण करेंगे रे तो जीभ जो धड़धड़ाएगी हमारी, है ना। तो ये प्रकंपित, रे हमारा क्या है, प्रकंपित, है ना। तो देखो यह और वह तो हमारे अर्धस्वर है, इसके बाद है जो रे हमारा प्रकंपित है, और बचा आपके ले। ले हमारा पार्श्विक माना जाता है। ले क्या माना जाता है, पार्श्विक। क्या होता है पार्श्विक, देखो पार्श्विक का मतलब होता है अगल बगल या आसपास से। पार्श्विक का मतलब होता है अगल बगल या आसपास से। जब हम ले का उच्चारण करते हैं तो हमारी श्वास वायु मुंह के, श्वास वायु को मुंह में है जो जीभ रोकने का तो प्रयास करती है, जीभ आगे खड़ी हो जाती है। ले, जैसे ले का उच्चारण करेंगे ले तो जीभ आगे आ जाएगी, लेकिन जो श्वास वायु है वो जीभ के अगल बगल से मसूड़ों से होकर के बाहर निकल जाती है, इसी कारण इसको पार्श्विक कहते हैं। पार्श्विक का मतलब होता है अगल बगल से। तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु जीभ के अगल बगल से या मसूड़ों से होकर के निकल जाए वो हमारे पार्श्विक कहलाता है। तो पार्श्विक आपके लय होता है, अर्धस्वर यह वह होता है, प्रकंपित या कंपनजात रे होता है। एक बार फिर से हमने व्यंजन पढ़े, व्यंजनों की संख्या 33 होती है और इनमें सबसे पहले स्पर्श व्यंजन पढ़ा। स्पर्श व्यंजन हमारे 25 होते हैं, कैसे लेकर के मैं तक के हमारे स्पर्श व्यंजन है। फिर हमने पढ़ा अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजनों की हम बात करते हैं तो अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। कौन कौन से होते हैं, यह, रे, ले, व, यह, रे, ले, व। इन अंतःस्थ व्यंजनों को तीन भागों में बांटा। पहला अर्धस्वर, अर्धस्वर में आता है यह वह, फिर आता है प्रकंपित, प्रकंपित में आता है रे, फिर आता है पार्श्विक, पार्श्विक में आता है लय। इसको यों की तो है जो हमको याद करना है, कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो इसको भी नोट कर लो। आगे देखिए, इसके बाद हमारा आता है ऊष्म व्यंजन। देखो ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है। आपके 25 स्पर्श व्यंजन हो गए, 4 अंतःस्थ व्यंजन हो गए, 25 और 4 29, और 4 क्या हो गए ऊष्म व्यंजन, 29 और 4 33। हमारे व्यंजन कितने होते हैं, 33 प्रकार से 33 हो जाते हैं। ऊष्म व्यंजन 4 कौन कौन से हैं, देखो से,
से और है। से है। ये चार हमारे क्या है, ऊष्म व्यंजन। कौन कौन से? से है। ऊष्म व्यंजन क्यों है? देखो, जब इन व्यंजनों का हम उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह से श्वास वायु निकलती है, तो उसके साथ एक भाप सी उत्पन्न होती है, एक ऊष्मा सी निकलती है अंदर से। क्या निकलती है? एक ऊष्मा सी। जैसे हमने बोला श है, तो एक भाप सी निकलेगी अंदर से, एक ऊष्मा सी उत्पन्न होती है इनके उच्चारण में। इसी कारण इनको है जो ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। तो ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन से होते हैं ऊष्म व्यंजन हमारे? से है। तो हमने देखा कि हमारे 11 तो स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। 33 व्यंजनों में 25 स्पर्श व्यंजन हो गए, 4 अंतःस्थ व्यंजन हो गए और 4 ऊष्म व्यंजन हो गए। इसके बाद अब देखते हैं हम, देखो हिंदी में स्वर व्यंजनों की संख्या तो 44 होती है। हिंदी में स्वर व्यंजनों की संख्या तो 44 होती है, लेकिन हम आगे बात करें ध्वनियों की, तो हिंदी में कुल ध्वनियां 52 होती है। हिंदी में या मानक हिंदी में कुल ध्वनियां 52 होती है। स्वर व्यंजन तो 44 होते हैं, लेकिन कुल ध्वनियां कितनी होती है? 52 होती है। कुल वर्ण कितने होते हैं? 52 होते हैं। कैसे होते हैं कुल वर्ण 52? अभी तक आपने पढ़ा 11 तो हमारे स्वर थे, 11 तो क्या थे? स्वर थे, और 33 व्यंजन थे। 33 क्या? व्यंजन। हम बता रहे हैं कि कुल ध्वनियां हिंदी में, मानक हिंदी में 52 होती है। इनमें 11 तो स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। तो 11 और 33 हमारे हो जाते हैं 44। बचे कितने? 8। 8 क्या है वो ये देखो, 11 स्वर और 33 व्यंजन, उसके बाद 8 जो बचती हैं उनमें क्या है, जो सबसे पहले हम ले रहे हैं ए योग वाह ध्वनि। इनकी संख्या 2 होती है। सबसे पहले हम ले रहे हैं अयोग वाय ध्वनि। 11 तो स्वर पढ़ लिए हमने, फिर जो 33 व्यंजन पढ़ लिए, मुख्य थे आपके, जो अब आती है अयोग वाय ध्वनि। 2 अयोग वाय ध्वनि होती है। कौन कौन सी होती है? देखो, हम जब स्वर पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने कहा था अंग और अह अर्थात अनुस्वार और विसर्ग को स्वर नहीं माना जाता है। तो फिर क्या है वो? अंग और अ अर्थात अनुस्वार और विसर्ग अयोग वाय ध्वनि है। जो आपके अंग अर्थात अनुस्वार और अ, ये दोनों की दोनों हमारे अयोग वाय ध्वनि है। तो अंग और अ को या अनुस्वार और विसर्ग को अयोग वाय ध्वनि माना जाता है। क्यों माना जाता है? देखो, ऐसी ध्वनि जो अ के योग से वहन की जाए, मतलब अपने आप में इनका अस्तित्व अ के संयोग से ही है, बिना अ के इनका कोई अस्तित्व नहीं है। तो जो ध्वनियां अ के योग से वहन की जाती है या अ के साथ उच्चारणीय हैं, वो हमारे अयोगवाय ध्वनियां कहलाती है। और इनकी संख्या 2 होती है, एक तो अंग और एक अ। तो ध्यान रखना छात्रों, अंग और अ को हम स्वर नहीं मानते हैं। तो फिर प्रश्न उठता है कि अंग और अ स्वर नहीं है तो क्या है? अंग और अ स्वर नहीं है तो इनको अयोगवाय ध्वनि माना जाता है। आपके प्रश्न आ जाए कि अंग और अ है, तो ऑप्शन में एक ये मिलेगा आपको, अयोगवाय ध्वनि। अगर आपको स्वर पूछे और स्वर में अंग और अ को रखो, तो हमको है जो अंग और अ को स्वर नहीं मानना है ना। तो फिर क्या है? अयोगवाय ध्वनि। देखो, 11 स्वर पढ़े, 33 व्यंजन और 2 अयोगवाय ध्वनि। 11 और 33 44, 44 और 2 46। इसके बाद आते हैं हमारे संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर, देखो इनकी संख्या 4 होती है। संयुक्त अक्षरों की संख्या कितनी होती है? 4। हालांकि हम देखते हैं कि हिंदी में अनेक संयुक्त अक्षर का मतलब होता है कि 2 अक्षरों से मिलकर, 2 वर्णों से मिलकर के जिन व्यंजनों का निर्माण होता है या जिन अक्षरों का निर्माण होता है वो संयुक्त अक्षर कहलाते हैं।
हिंदी में काफी देखने को मिलते हैं संयुक्त अक्षर, लेकिन मानक हिंदी या देवनागरी लिपि हिंदी में है जो 4 अक्षरों को ही संयुक्त अक्षर माना गया है। कौन कौन से? क्रम अनुसार हम पढ़ते हैं उनको। छ छ त्रिज्या, त्र त्रिशूल, ज्ञ ज्ञानी और श्रेय। छ त्र ज्ञ और श्रेय, ये क्या है? हमारे संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर का मतलब होता है कि जो संयुक्त होता है जुड़ा हुआ अक्षर, जुड़े हुए अक्षर, 2 अक्षर जुड़े हुए होते हैं इनमें, अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, 2 अक्षरों से मिलकर के ये बने हुए हैं, इस कारण ये संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। अब ध्यान रखना, अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि हिंदी में संयुक्त अक्षर होते हैं तो 4 होते हैं। हमारी मानक हिंदी में 4 ही संयुक्त अक्षर होते हैं, छ छ त्रिज्या, त्र त्रिशूल, ज्ञ ज्ञानी और श्रेय। इसके अलावा देखो ये भी संयुक्त अक्षर है होने को, तो ये भी संयुक्त अक्षर है होने को, तो ये भी संयुक्त अक्षर है होने को, तो ये भी हमारे संयुक्त अक्षर है होने को, तो ये भी संयुक्त अक्षर है होने को, लेकिन मानक हिंदी में इनको संयुक्त अक्षरों की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। मिलकर तो 2-2 अक्षरों से बने हुए हैं। जैसे हम प्र की बात करें तो ये अर्ध प और पूर्ण र से मिलकर के बना हुआ है, लेकिन है जो इसको मानक हिंदी में संयुक्त अक्षर की श्रेणी में नहीं रखा गया है, इन किसी को भी संयुक्त अक्षरों में नहीं रखा गया है। तो हमारे संयुक्त अक्षर कौन से हैं फिर? छ, त्र, ज्ञ और श्रेय, ये हमारे क्या है? संयुक्त अक्षर। इनको मैं वापस मिटा देता हूं। मूल हमारे 4 ही संयुक्त अक्षर है। ध्यान रखें, अगर उनमें से कोई सा ऑप्शन आ जाए और पूछे कि निम्न में से संयुक्त अक्षर कौन सा है और 3 ये हो, एक ऑप्शन वो हो, तो आपका वो जवाब नहीं होगा और ये 3 हाँ होंगे। ये संयुक्त अक्षर होते हैं और वो भी है होने को तो संयुक्त अक्षर, लेकिन मानक हिंदी में उनको संयुक्त अक्षर नहीं माना जाता है, 4 ही माने जाते हैं। अब देखते हैं कि इनका निर्माण कैसे हुआ है, किन किन वर्णों को मिलाने से हुआ है। छ छ त्रिज्या की बात करते हैं हम, तो क और स से छ छ त्रिज्या का निर्माण हुआ है। क और स से छ छ त्रिज्या का निर्माण हुआ है। हम त्र त्रिशूल की बात करते हैं तो त और र से त्र त्रिशूल का निर्माण हुआ है। देखो 2 अक्षर है, यहाँ पर कई बार कंफ्यूजन उत्पन्न होती है कि छ छ त्रिज्या किससे मिलकर के बना हुआ है, तो ध्यान रखना क और स से छ छ त्रिज्या मिला हुआ है ना, आधा क होता है और ये स भी याद रखना स षटकोण वाला होता है। हालांकि देखो ये हल्की सी ट्रिक भी काम आती है, और में तो नहीं आती लेकिन 1-2 में आती है। जैसे छ छ त्रिज्या अंग्रेजी की बात करें तो के एस एच से बनता है, और हम जानते हैं के से कबूतर बनता है और के एस एच से षटकोण बनता है ना। एस एच से क्या बनता है? षटकोण, और कैसे के से के कबूतर, तो क और स से क्या बना है? छ छ त्रिज्या। देखो ये के से क हो गया और स से एस एच से षटकोण का हो गया। ऐसे भी हल्का सा अंग्रेजी में है जो ट्रिक जोड़ करके भी कर सकते हैं, लेकिन ट्रिक के बजाय आप इनको ठीक प्रकार से याद करो। छ छ त्रिज्या क और स से मिलकर के बना है। त्र त्रिशूल की बात करें हम तो ये त और र से मिलकर के बना हुआ है। आगे हम ज्ञानी की बात करते हैं तो ये काफी डिफिकल्ट है और अधिकांश छात्र इसको गलत करते हैं। आप ध्यान देना इस पर, कभी गलत नहीं होगा। ये ज और पंचम वर्ण य से, जो च का पंचम वर्ण है य, जिसको अणेखारी बोलते हैं हम सामान्य रूप से, लेकिन ये ज्ञ बोला जाता है हिंदी में, है ना। इसका उच्चारण ज्ञ है ना, इस प्रकार से होता है। ज और य से मिलकर के बना हुआ है क्या? ज्ञानी का। और अंतिम बच्चा हमारे श्रेय, ये स और र से मिलकर के बना हुआ है। एक बार फिर से देखते हैं हम, हमारे 4 संयुक्त अक्षर होते हैं। देवनागरी हिंदी या मानक हिंदी में 4 संयुक्त अक्षर माने गए हैं। पहला छ छ त्रिज्या, त्र त्रिशूल, ज्ञ ज्ञानी, श्रेय। छ छ त्रिज्या क और स से मिलकर बना हुआ है, ध्यान से देखना, ये स षटकोण वाला है, आधा क है। त्र त्रिशूल त और र से मिलकर के बना हुआ है। ज्ञ ज्ञानी ज और य से मिलकर के बना हुआ है। श्रेय स और र से मिलकर बना हुआ है। इन सभी का पहला वर्ण है वो आधा होगा, मतलब हलंत युक्त वर्ण होगा पहला, ध्यान रखने योग्य बात है। छ छ त्रिज्या क और स से, त्रिशूल त और र से, ज्ञ ज्ञानी ज और य से, श्रेय स और र से। तो ये हमारे संयुक्त अक्षरों की बात थी। एक बार हल्का सा देख लो आप कौन कौन से हमारे संयुक्त अक्षर है। छ छ त्रिज्या, त्रिशूल, ज्ञ ज्ञानी और श्रेय। और इनका निर्माण किससे हुआ है? छ छ त्रिज्या क और स, त्रिशूल त और र, ज्ञ ज्ञानी ज और य, श्रेय स और र से। देखो 11 स्वर हो चुके हैं हमारे, 33 व्यंजन हो चुके हैं।
दो अयोगवाय ध्वनि हो चुकी है 11 और 33, 44 और 2 46, और 4 हमारे संयुक्त अक्षर हो चुके हैं 46 और 4 50। और हमने माना या जाना कि जब मानक हिंदी में कुल ध्वनियां 52 होती है, तो अभी तो हमारी 50 हुई, बची दो। दो क्या है वो ये देखो, दो हमारे उत्क्षिप्त वर्ण होते हैं। जो दो हमारे वर्ण बचे हैं उनको उत्क्षिप्त वर्ण कहा जाता है, या मैं कहूं इनको उत्सृप भी कहते हैं, उत्क्षिप्त या उत्सृप। वो कौन कौन से होते हैं वो देखो, हमारी हिंदी में काफी काम में लिए जाते हैं। एक तो ये डे और एक ये डे, मतलब तय वर्ग का तृतीय वर्ण का बिगड़ा रूप और टय वर्ग का चतुर्थ वर्ण का बिगड़ा रूप। तो दो उच्चिप्त वर्ण होते हैं, एक तो डे और एक डे। ये डे और डे आप ये कहोगे कि हमने तो ये तो स्पर्श व्यंजनों में देखा था, टय वर्ग की लाइन में आते थे, लेकिन ध्यान रखना टय वर्ग में इस प्रकार का नुक्ता नहीं होता। जो आपके नीचे कोई बिंदु लगा हुआ है जिसको हम नुक्ता बोलते हैं हिंदी में, ये टय वर्ग की लाइन में नहीं लगे हुए होते हैं। यहाँ पे इसको समझना है आपको। देखो ये तीन प्रकार का हमको दिखाई देता है। एक तो ऐसा होता है, एक ये नीचे बिंदु होता है और एक ये सामने बिंदु होता है। ध्यान रखना ये तो टय वर्ग का तीसरा वर्ग है, टय वर्ग का तीसरा वर्ण। ये उत्क्षिप्त वर्ण है जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, उत्क्षिप्त वर्ण। और इसकी बात करते हैं हम, तो ये है जो क वर्ग का पंचम वर्ण है, क वर्ग का पंचम वर्ण। तो देखो ध्यान देने योग्य बात है ये, ऐसा आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, काफी जटिल प्रश्न होता है ये। डे डे और डे तीनों ये एक जैसे लगते हैं, ये हमें डे डे डे। तो ये तो याद रखना, ये वाला डे जिसके सामने नीचे कोई बिंदु नहीं है, ये तो टय वर्ग का तीसरा वर्ण होता है। ये वाला डे जिसके नीचे बिंदु है, ये हमारा उत्क्षिप्त वर्ण होता है। इसको है जो देवनागरी हिंदी की 52 ध्वनियों में गिना जाता है, लेकिन इसको व्यंजनों के अंतर्गत जो हमारे 33 व्यंजन होते हैं उसमें नहीं माना जाता है। और एक ये डे है, इसमें सामने बिंदु है, इसको गे बोला जाता है। ये क वर्ग का पंचम वर्ण होता है, ये सामने बिंदु होता है इसको, है ना। तो इन तीनों का अंतर आपको शायद समझ में आ चुका होगा। ये ट वर्ग का तीसरा वर्ण है, ये उत्क्षिप्त वर्ण है, ये डे है, ये क वर्ग का पंचम वर्ण है। इस प्रकार देखो हमारी कुल 52 ध्वनियां हो जाती है, 11 स्वर, 33 व्यंजन, 2 अयोगवाय ध्वनि, 4 संयुक्त अक्षर और 2 उत्क्षिप्त वर्ण। इस प्रकार हमने संपूर्ण 52 ध्वनियों का यहाँ पर अवलोकन कर लिया है। एक बार नोट कर लो आप इसको अपनी बुक में। शायद समझ में आ चुका होगा आपको। अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा अंश और शेष है इसमें अभी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, इसे शेयर भी करते रहें। आगे देखो, जो हमने 52 ध्वनियां पढ़ी है, इनको 2 आधारों पर बांटा जाता है। जो हम 52 ध्वनियों की बात कर रहे हैं, 52 ध्वनियों का वर्गीकरण, 52 ध्वनियों को हम 2 आधार पर बांटते हैं। पहला तो होता है श्वास वायु के आधार पर। एक तो होता है
श्वास वायु के आधार पर। एक मैं इधर नोट करवा रहा हूं, एक होता है आपके स्वर तंत्र के आधार पर। जो हमारी ये 52 ध्वनियां भी आपने पढ़ी, जिसमें 11 स्वर थे, 33 व्यंजन थे, 2 अयोगवाय ध्वनियां थी, 4 संयुक्त अक्षर थे और 2 उच्छिष्ट वर्ण थे। इन 52 ध्वनियों को हमें जो एक तो श्वास वायु के आधार पर बांटते हैं और एक स्वर तंत्र के आधार पर बांटते हैं। देखो श्वास वायु के आधार पर इनको 2 भागों में बांटा गया है। श्वास वायु के आधार पर इनको 2 भागों में बांटा गया है। एक तो होती है आपके अल्प प्राण, एक होता है आपके महाप्राण। श्वास वायु के आधार पर हम बात करें तो इनको 2 भागों में बांटा गया है, एक तो है अल्प प्राण और एक महाप्राण। देखो अल्प प्राण और महाप्राण नाम से ही प्रतीत हो रहा है। अल्प यान होता है कम और महायान होता है अधिक और प्राणयान होता है श्वास, दम, जान। तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु कम लगती है वो तो हमारी अल्प प्राण ध्वनियां हैं। और महाप्राण, महा मतलब अधिक, जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक लगती है वो हमारी महाप्राण ध्वनियां हैं। देखो अल्प प्राण में जिन ध्वनियों का उच्चारण करेंगे तो हमें बोलने में ज्यादा जोर नहीं आएगा, कम जोर लगेगा, हमारी श्वास वायु कम खर्च होगी, हमारी श्वास वायु की मात्रा कम निकलेगी, वो तो हमारी अल्प प्राण ध्वनियां हैं। और जिन ध्वनियों के उच्चारण में हमारी श्वास वायु अधिक लगेगी वो हमारी महाप्राण ध्वनियां हैं। इनको याद करने का सीधा सा तरीका है और मैं मानता हूं हिंदी से संबंधित लगभग सभी एग्जामों में वर्ण विचार से संबंधित एक दो प्रश्न आते हैं जिनमें के अल्प प्राण और महाप्राण में के बहुत अधिक बार पूछा जाता है। देखो अल्प प्राण की हम बात करते हैं तो इसमें आपके वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण अल्प प्राण के अंतर्गत वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण। आगे हम बात करते हैं पहला, तीसरा और 5वां का मतलब जैसे हम बात करें क वर्ग, हमारी एक क वर्ग है तो क वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण कौन सा है? जैसे मैं क वर्ग को पूरे को लिख दूं क, ख, ग, घ और ण। अब इसमें देखो ये तो पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये 5वां है, लेकिन ये अल्प प्राण में किसकी बात कर रहा है? वर्ग के पहले, दूसरे और तीसरे वर्ण की। तो देखो ये पहला हो गया क और एक ग हो गया तीसरा और एक ण हो गया 5वां। तो पहला, तीसरा और 5वां वर्ण ये आपके क्या है? अल्प प्राण। बचे कौन से? एक तो दूसरा बचा और एक चौथा बचा। तो इनको किस में रखेंगे हम? महाप्राण में। तो आप साथ साथ यहाँ भी लिख सकते हो, जब तुलनात्मक स्थिति में पढ़े तो इस तरह से पढ़ सकते हैं। तो वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण ये क्या है? आपके महाप्राण। आ गया समझ में? देखो अल्प प्राण में तो वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां वर्ण आता है और महाप्राण में दूसरा और चौथा वर्ण आता है। अगर ऐसे समझ में नहीं हो रहा, आपको याद नहीं हो रहा, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको। देखो क को बोलेंगे क, कम समय लगा, और ख में ज्यादा समय लगा, ग कम समय लगा, घ अधिक समय लगा, ण इसमें कम समय लगा। और भी आसान तरीका, बहुत ही सुगम तरीका, हम इसको अंग्रेजी में बनाएं। देखो के से कबूतर, के एच से खरगोश, जी से गैया, जी एच से घेगड़ी और एन से अनेकाली। इसमें देखो क हमारे के से ही बना है, एक वर्ण से, ग भी एक से ही बना है और अणे भी एक से ही बना है, ये एक एक वर्ण से ही बने ना। और ख 2 से बना है और ग 2 से बना है। तो आपको पता है जब ये 2 से बने तो इनमें ज्यादा समय अपने आप लगेगा ही। तो ग, ख और घ हमारे महाप्राण है और क, ग और ण ये हमारे अल्प प्राण है। ऐसा हमें सभी वर्गों में करना है। च की लाइन की बात करें हम तो च, ज और ण हमारे अल्प प्राण है। इसी तरह से हमें जो छ और झ को देखें तो वो महाप्राण है।
ऐसे ही टे में, ऐसे ही ते में और ऐसे ही पै में। तो ये आपके अल्पप्राण और महाप्राण वर्गों के हो गए। अभी तो हमें 52 ध्वनियों को बांटना। अभी तो ये तो 25 ही तो हुए हमारे वर्गीय व्यंजन, तो 25 ही थे जिनको आप स्पर्श व्यंजन कह रहे थे। आगे एक बात याद रखना, जो सभी स्वर है ना वो अल्पप्राण होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं हमारे? अल्पप्राण। जो हमने कितने स्वर पढ़े? 11। 11 के 11 स्वर हमारे क्या होते हैं? अल्पप्राण होते हैं। तो स्वर यहाँ आ गए, तो यहाँ तो स्वर वाली बात है ही नहीं। आगे हम बात करते हैं, अयोगवाय ध्वनि पढ़ी थी हमने, और उससे पहले ऊष्म व्यंजन और स्पर्श व्यंजन भी पढ़े थे। ऊष्म व्यंजन, अंतःस्थय व्यंजन, है ना। तो देखो, अंतःस्थय व्यंजन, जो आपके सभी अंतःस्थय व्यंजन है वो भी किस में आते हैं? अल्पप्राण में। कौन कौन से अंतःस्थय व्यंजन? य, रे, ले, वे, ये हमारे क्या है? अंतःस्थय व्यंजन। ये भी किस में आते हैं? अल्पप्राण। इनके भी उच्चारण में श्वास वायु कब लगती है? स्वर हो गए, वर्गीय व्यंजन हो गए, अंतःस्थय व्यंजन हो गए, फिर आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन नीचे वाले में आ जाएंगे। महाप्राण में आते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में कौन कौन से हैं? से, से और है। मतलब सीधी सी बात है, सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं। स्वरों के बाद आते हैं वर्गीय व्यंजन। तो पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्पप्राण, और बचे दूसरा, चौथा, दूसरा, चौथा महाप्राण हो जाएंगे। फिर उसके बाद हमने अंतःस्थय व्यंजन पढ़े, सभी अंतःस्थय व्यंजन अल्पप्राण में आते हैं। फिर आता है ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन महाप्राण में आते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था अयोगवाय ध्वनि। तो एक अयोगवाय ध्वनि कौन सी? अंग। जो अनुस्वार वाली अयोगवाय ध्वनि है वो अल्पप्राण है। दूसरी कौन सी? अंग, ए वाली, ये ए हमारी महाप्राण ध्वनि है। अंग अल्पप्राण ध्वनि है और ए महाप्राण ध्वनि है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? संयुक्त अक्षर भी थे हमारे। संयुक्त अक्षरों की बात करें तो देखो, छत्रिज्ञा किससे बनता है? आप लोगों ने पढ़ा, छत्रिज्ञा क और से मिलकर बनता है। तो पहला अक्षर क है, तो क वर्ग का पहला वर्ण होता है। क की लाइन में पहला आता है ना, तो इसको भी इसमें रख दो, छत्रिज्ञा को। ऐसे ही त्रिशूल को निकाल लो। त्रिशूल किससे मिलकर के बनता है? त और र से। तो पहला अक्षर कौन सा है? त, और त भी तो वर्ग का पहला अक्षर है, तो ये त्रिशूल भी इसी में आ जाएगा। फिर गैज्ञानी, ये किससे मिलकर के बनता है? जय और ये से। पहला अक्षर जय है। जय कौन सा अक्षर है? छ चम्मच की लाइन में देखो, छ, छ, जय। तीसरा है, और तीसरा भी इसी में आता है, तो ये भी इसी में आ जाएगा, गैज्ञानी में। और एक हमारा संयुक्त अक्षर कौन सा था? ये श्रय वाला। अब ये श्रय किससे मिलकर के बनता है? स और र से। स और र से। तो देखो, स और र से मिलकर के बना है। तो स क्या है हमारा? स तो महाप्राण के अंतर्गत आएगा। क्यों? क्योंकि स ऊष्म व्यंजन है और इसमें माना जा रहा है, तो ये श्रय यहाँ पे आ जाएगा। ये वर्ग के पहले वर्ण से पता लगा लेंगे हम चारों संयुक्त अक्षरों के बारे में। ये अल्पप्राण है तो महाप्राण। आपके वर्गीय व्यंजन याद है, अंतःस्थय ऊष्म व्यंजन याद है, तो आसानी से ये वर्ण भी याद हो जाएंगे कि छत्रिज्ञा अल्पप्राण है, महाप्राण, गैज्ञानी अल्पप्राण है, महाप्राण ना। इसके बाद हमारे बचते हैं दो उच्चिप्त वर्ण। उच्चिप्त वर्ण को भी इसी तरह से याद रखेंगे। दो उच्चिप्त वर्ण थे, एक तो डे और एक डे। आपको पता है टे की लाइन में तीसरा वर्ण ये होता है डे, और इसी का बिगड़ा रूप भी ये है। तो इसको तीसरा देखो इसमें है, तो इसको यहां रख दो। और ये चौथा होता है, और चौथा इसमें है, तो चौथा यहां रख दो। ये अल्पप्राण और महाप्राण के आधार पर हमने इन 52 ध्वनियों को बांट लिया है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं आपकी जानकारी के लिए कि अल्पप्राण, इसके अंतर्गत तो सभी स्वर आते हैं। वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आते हैं। अंतःस्थय व्यंजन आते हैं। एक अयोगवाय ध्वनि आती है। 3 संयुक्त अक्षर आते हैं और एक उच्चित वर्ण आता है। इसके अलावा बाकी बचे हुए वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, चारों ऊष्म व्यंजन, एक अयोगवाय ध्वनि, एक संयुक्त अक्षर और एक उच्चित वर्ण, ये हमारे महाप्राण में आते हैं। आप इनको नोट कर लो।
देखो दोस्तों, स्वरतंत्र के आधार पर। यहाँ पे हमने पढ़ा था श्वास वायु के आधार पर, और अब पढ़ रहे हैं हम स्वरतंत्र के आधार पर। अगर मेरे द्वारा पढ़ाई हुई जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। आप जितना इसको लाइक और सब्सक्राइब करते रहेंगे उतना ही हमारा हौसला बढ़ता रहेगा, और भी अच्छी तरह से है जो हम इन बिंदुओं को आपको समझाते हुए चलेंगे, साथ साथ शेयर भी करते रहें। तो स्वरतंत्र के आधार पर इन 52 ध्वनियों को हम स्वरतंत्र के आधार पर बांटते हैं। तो इनको भी 2 भागों में बांटा गया है। जैसे हमने श्वास वायु के आधार पर बांटा था, एक तो अल्पप्राण और एक महाप्राण, वैसे ही स्वरतंत्र के आधार पर हम बांटते हैं। तो पहला भाग होता है इसमें घोष, और दूसरा होता है अघोष। घोष को आप सघोष भी कह सकते हो, मैं यहां पे लिख देता हूं। घोष की जगह सघोष भी आ जाए तो भी घबराना नहीं है, घोष और सघोष एक ही होता है। देखो, एक तो होता है घोष और एक अघोष। इस चीज को दिमाग में नोट कर लेना। जो अल्पप्राण और महाप्राण की बात करें, ये तो हमारे श्वास वायु के आधार पर है। किसके आधार पर है? श्वास वायु के आधार पर। और यहाँ पे जो हमने वर्गीकरण किया हुआ है स्वरतंत्र के आधार पर, हमारे स्वरतंत्र के आधार पर। एक तो होता है घोष और एक होता है अघोष। घोष का मतलब होता है गूंज, और अघोष बिना गूंज के। तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में गूंज उत्पन्न होती है वो तो घोष है, और जिन ध्वनियों के उच्चारण में गूंज उत्पन्न नहीं होती वो क्या है? अघोष। जैसे यहाँ पे था, जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु कम लगे वो अल्पप्राण, और जिसमें अधिक लगे महाप्राण। और यहाँ पे क्या है? जिन ध्वनियों के उच्चारण में घोष अर्थात गूंज उत्पन्न हो वो तो हमारे घोष वर्ण कहलाते हैं, और जिन ध्वनियों के उच्चारण में गूंज उत्पन्न नहीं हो वो अघोष वर्ण कहलाते हैं। इनको भी देखो उसी तरह से हम बांटेंगे जैसे आपने श्वास वायु के आधार पर बांटा था। देखो, सबसे पहले वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। वहां पे तो पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण था, यहाँ पे तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण है। पहले की जगह चौथा ऐड करना है बस। वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हमारे क्या होते हैं? घोष वर्ण होते हैं। तो बताओ बचे कौन से? बिल्कुल सही आपका जवाब, पहला और दूसरा। तो वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण ये हमारे क्या है? अघोष वर्ण है। वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या है? अघोष वर्ण है। देखो, बहुत कठिन होते हैं लेकिन आपको बहुत ही सामान्य तरीके से समझाया जा रहा है। आप इसको आसानी से एक एक बिंदु को देखते हुए चलो। पहली बात तो इसको क्रमानुसार पढ़ोगे तो ही ये समझ में आएगा ना। तो जो भी वीडियो डाला गया है, किसी भी वीडियो को आप छोड़े न, लगातार कंटिन्यूटी रखें, देखते रहें, क्रमानुसार वीडियो डाले जा रहे हैं। तो देखो, वर्ग का पहला, वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण ये तो आपके घोष होते हैं, और वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण ये आपके क्या होते हैं? अघोष वर्ण होते हैं। आगे हमने स्वरों की बात की थी, तो यहाँ भी स्वरों की बात कर लेते हैं। सभी स्वर घोष होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं? घोष होते हैं। आपने यहाँ पे भी जाना, सभी स्वर क्या होते हैं? अल्पप्राण होते हैं। तो हमारा एक बहुत अच्छा प्रश्न बन जाता है, और परीक्षा में पूछा जा चुका है, ये रीट की एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सभी स्वर हैं। तो सभी स्वर देखो अल्पप्राण भी होते हैं और घोष भी होते हैं। तो स्वरों की विशेषता है कि वो अल्पप्राण भी है और घोष भी है। आगे देखो, स्वरों के बाद हम बात करते हैं अंतःस्थय व्यंजनों की। तो देखो, अंतःस्थय व्यंजन, अंतःस्थय व्यंजन कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व, ये चारों की चारों अंतःस्थय व्यंजन आपके घोष होते हैं। अंतःस्थय व्यंजनों के बाद आते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, तो ऊष्म व्यंजन की बात करें हम तो 4 होते हैं, लेकिन इसके अंतर्गत 3 आते हैं। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है ध्यान रखने के लिए। स, स, ये 3 ऊष्म व्यंजन तो अघोष में आते हैं, बचा आपके है जो आपके आता है घोष में। बहुत अच्छा बिंदु है, ये भी समझने के लिए काफी अच्छी चीज है ये कि 3 ऊष्म व्यंजन स ये तो अघोष है, लेकिन है क्या है आपका? घोष व्यंजन है क्या है? घोष व्यंजन।
इनके बाद आते हैं हमारे संयुक्त अक्षर। तो संयुक्त अक्षर जैसे आपने इनमें लगाया था पहले वर्ग को देख करके, वैसे इसमें हम लगा सकते हैं। देखो छत्रिका किससे मिलकर के बना है, क और स से। अब क पहला अक्षर है, वर्ग का पहला ही तो है, क्या वर्ग में पहला आता है क, तो पहला किसमें, ये रहा इसमें। तो देखो छत्रिका इसमें। फिर त्रिशूल आता है, त्रिशूल भी त और र से मिलकर के बना है, तो त भी पहला है, त वर्ग का पहला ही तो है, तो ये भी इसमें आ जाएगा। और फिर है ज्ञानी वाला, ज्ञानी जय और ये से। अब आपको पता है जय तीसरा है, जय चम्मच छह छाता जय जलेबी है ना तीसरा, तीसरा किसमें चला जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि तीसरा इसमें है तो ये ज्ञानी का इसके अंतर्गत आ जाएगा। और हमारा अगला क्या है, श्रेय। श्रेय आपके स और र से मिलकर के बना है, और स तो ऊष्म व्यंजन है, और ये तीन ऊष्म व्यंजन इसमें आते हैं, तो आपके ये किसमें आ जाएगा, फिर ये श्रेय, ये श्रेय हमारे यहाँ पे आ गया। आया समझ में। आगे देखो, इसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो ऊष्म व्यंजन हो गए, फिर हमारी अयोगवाय ध्वनि बचती है। तो देखो एक तो अंग और एक ए, दोनों की दोनों अयोगवाय ध्वनि हमारी क्या है, घोष है। अंग भी और ए भी, दोनों की दोनों क्या है, घोष। और इसके बाद हमारे उच्चित वर्ण और बचे। तो देखो ड और ड, ये ड और ये ड, ये दोनों भी किस में आएंगे, हमारे घोष वर्णों के अंतर्गत आ जाएंगे, ड भी और ड भी। तो इस प्रकार हमने देखा कि दोनों अयोगवाय ध्वनियां और दोनों उच्चित वर्ण हमारे घोष के अंतर्गत आ जाते हैं। तो देखो घोष और अघोष में, घोष की बात करें तो वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, सभी स्वर, अंत्यस्थ व्यंजन और एक ऊष्म व्यंजन है, और एक संयुक्त अक्षर ज्ञानी का। इसके अलावा दो अयोगवाय ध्वनियां अंग और ए, और दो उच्चित वर्ण ड और ढ, सबकी सब क्या है, घोष। और उसके अलावा बाकी बचे हुए वर्ण क्या है हमारे, घोष अघोष। कौन कौन से, वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, ऊष्म व्यंजन स तीन, और तीन संयुक्त अक्षर छत्रिका त्रिशूल और ज्ञानी, ये हमारे तीनों क्या है, अघोष। नोट कर लो तो दोस्तों इसको, ये नोट कर ही लिया होगा आपने। और इसमें अंतिम चैप्टर बचा है वर्ण विचार के अंतर्गत, तो अंतिम भाग बचा हुआ है आपके उच्चारण स्थान। जो हमारे स्वर व्यंजन है या जो ध्वनियां हैं, इन ध्वनियों को है जो कुछ उच्चारण स्थानों में बांटा गया है, अर्थात कौन सा वर्ण हमारे मुंह के कौन से अंग से बोला जाता है। तो मुख्य रूप से तो 6 उच्चारण स्थान होते हैं हमारे। कौन कौन से होते हैं वो 6 उच्चारण स्थान, पहला होता है कंठ, दूसरा होता है तालु, तीसरा होता है मूर्धा, चौथा होता है दंत, पांचवा होता है ओष्ठ, छठा होता है नासिका। तो मुख्य रूप से तो ये 6 उच्चारण स्थान होते हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका। मुख्य रूप से 6 होते हैं, बाद में 3 और उच्चारण स्थान है, इस प्रकार ये कुल 9 हो जाते हैं। संयुक्त रूप से और बोले जाते हैं कुछ वर्ण, जिनकी हम आगे बात करेंगे। देखो कंठ की बात करते हैं हम। कंठ हमारा प्रारंभिक आंतरिक उच्चारण स्थान है, सबसे अंदर का स्थान है ये यहाँ से जिन ध्वनियों को उच्चारण होगा, गले से जिन ध्वनियों को उच्चारण होता है वो हमारे कंठ की ध्वनियां कहलाती है। तो देखो ए क्रम अनुसार पढ़ेंगे, स्वरों पे आते हैं, पहले ए और आ कंठ से बोले जाते हैं। इसके बाद ए और आ के बाद आता है ई और ई, ये तालु से बोले जाते हैं। फिर आता है ऊ और ऊ, ये ओष्ठ से बोले जाते हैं। फिर आता है मूर्धा, तो इसमें जो हमारे रे ऋषि का आता है। देखो ए आ ई दो छोड़ करके फिर तीसरे पे आधा ओष्ठ, ये पांचवे पे आधा ओष्ठ पे ऊ और री,
ये हमारे क्या है, ओष्ठ के उच्चारण और मूर्धा के, तालु के और कंठ के। अभी सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो मैं थोड़ा सा क्रम बना रहा हूँ। कंठ से ए और आ, इसके अलावा तालु से ई और मूर्धा री से, और ओष्ठ से उ और उ। यहाँ हम एक एक को भी देख सकते हैं। पहले कंठ के देख लो सभी, ए और आ। इसके अलावा कै वर्ग हमारे कंठ से बोला जाता है। इसके अलावा एक अयोगवाय ध्वनि ए है, कंठ से बोली जाती है, और एक है, ये भी कंठ से बोली जाती है। अब बात करते हैं तालु की, तो तालु से बात करते हैं हम। तो ई, फिर कै वर्ग के बाद आता है हमारा छह वर्ग। ये क्रम है ना, क्रम से थोड़े याद भी हो जाएंगे। तालु से ई, छह वर्ग, एक उस व्यंजन से, एक अंतःस्थ व्यंजन य। इसके बाद आता है मूर्धा री, और पहले कै वर्ग फिर छह वर्ग, अब आता है टै वर्ग। री टै वर्ग मूर्धा से है ना, री आ जाएगा, फिर टै वर्ग आ जाएगा, फिर ससलम के बाद आता है ससट कोण का, ययति के बाद आता है ररत का। तो ये आपके मूर्धा के उच्चारण स्थान है। फिर दंत की बात करें तो ध्यान रखना, दंत ऐसा उच्चारण स्थान है जिससे एक भी स्वर का उच्चारण नहीं होता है। नोट कर लेना इसको अच्छी तरह से, परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। निम्न में से ऐसा कौन सा उच्चारण स्थान है जिससे किसी स्वर का उच्चारण नहीं होता है? तो दंत से नहीं होता है, एक भी स्वर नहीं आता है। तो देखो कै वर्ग, छह वर्ग, टै वर्ग, तो अगला आता है तै वर्ग, क्रम से ही चल रहा है। तो तै वर्ग का उच्चारण किससे होता है? दंत से। इसके अलावा स के बाद कौन सा से आता है? ये स वाला, और ये रे, फिर आता है ये ले वाला। तो तै वर्ग, से और ले, इनसे दंत का, अर्थात ये दंत से उच्चारण होता है इनका, तै वर्ग का, से का और ले का। फिर आता है ओष्ठ, उ, और उसके बाद तै वर्ग के बाद अंतिम वर्ग कौन सा बचा? पै वर्ग। ये पै वर्ग ओष्ठ से ना, उ और पै वर्ग। फिर नासिका की बात करें हम, तो नासिका से हमारी एक अयोगवाय ध्वनि तो कंठ में आ गई, एक ये बची अंग, और पांचों वर्गों के अंतिम पांचवें वर्ण, जैसे कै वर्ग का ये पांचवा वर्ण, छह वर्ग का ये पांचवा वर्ण, टै वर्ग का ये पांचवा वर्ण, तै वर्ग का पांचवा वर्ण, और पै वर्ग का पांचवा वर्ण। ये पांचों के पांचों वर्ण नासिका से बोले जाते हैं। देखो ये इनमें भी आ रहे हैं और इनमें भी आ रहे हैं, तो नासिका से बोले जाते हैं ये। जैसे ये वाला वर्ण की हम बात करें तो कंठ से तो उच्चारण हो रहा है, लेकिन किसकी सहायता ली जा रही है? नासिका की सहायता ली जा रही है। बिना नासिका के इनका उच्चारण नहीं किया जाता है। अगर ऑप्शन में कंठ दे रखा है और ये वर्ण है तो आपका सही होगा। अगर कंठ नहीं है, अगर ऑप्शन में नासिका दे रखा है तो भी सही है। अगर एक साथ कंठ और नासिका दे दिया तो भी सही है ना, कंठ नासिका इस तरह से एक साथ दे दिया तो आपका ये जवाब भी सही है। अब इनमें हमने देखा, अभी हमारे स्वरों की बात करें तो देखो ए, आ, ई और री और उ, ये यू है। इसके अलावा ए, ऐ, ओ, औ, ये रह रहे हमारे चार। तो देखो सातवां उच्चारण स्थान है कंठ तालु। कंठ तालु, कंठ तालु से मैं बात करूं तो कंठ तालु से ए और आई बोला जाएगा, ए और आई। हमने देखो कंठ, आपको पता है ए किससे बनता है? ए और ई से। हम पहले पढ़ चुके हैं इस चीज को कि ये विजातीय स्वर है, संयुक्त स्वर में पढ़ा था। संयुक्त के बाद हमने इसको फिर गुण स्वर में भी पढ़ा था। ए प्लस ई से बनता है। आपको पता है ए का उच्चारण स्थान क्या है? ये ए, कंठ, और ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। तो ए किससे बोलेगा? कंठ और तालु से। ऐसे ही ए के साथ चलता है आई, तो आई भी किससे बोलेगा? कंठ तालु से। और अगला है कंठ ओष्ठ। इसमें भी इसी तरह से लगा लेंगे। हमारे दो स्वर बचे ओ और औ।
ओ और औ। देखो आपको पता है ओ किससे बनता है, ए और ऊ से। ए का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, और ऊ का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ। तो आपके कंठ हो गया, ओष्ठ हो गया। तो ओ के साथ औ चलता है, तो ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या हो गया, कंठ, ओष्ठ। और आपका अंतिम वर्ण बचा और काफी महत्वपूर्ण है, दंत ओष्ठ। एकमात्र ऐसा व्यंजन जो किसी दूसरे व्यंजन से मिलकर नहीं बना हुआ है, फिर भी ये दो उच्चारण स्थानों से बोला जाता है वह हिंदी के अंतर्गत एकमात्र ऐसा वर्ण है जो संयुक्त रूप से एक ही व्यंजन से बना हुआ है, स्वतंत्र रूप से एक ही व्यंजन से बना हुआ है। अर्थात हम कह सकते हैं दो व्यंजनों से मिलकर के नहीं बना हुआ है, फिर भी इसका उच्चारण स्थान दो भागों से होता है, एक तो दंत और एक ओष्ठ। तो काफी महत्वपूर्ण बिंदु है ये वाला, ध्यान रखने योग्य बात है कि वह का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ है। तो आपके सभी उच्चारण स्थान हो चुके हैं। एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं। देखो कंठ से बोले जाने वाले वर्ण है ए, आ, कैवर्ग, ए और है। तालु से ई, चैवर्ग, से, य। मूर्धा से री, तैवर्ग, से और रे। दंत से तैवर्ग, से और ल। ओष्ठ से ऊ, पैवर्ग। नासिका से अंग, न, मैं। कंठ तालु से ए, आई। कंठ ओष्ठ से ओ, औ। दंत ओष्ठ से व। इस तरह से आपका ये उच्चारण स्थान है। इसी तरह से इनको क्रमानुसार लिखो और इसी तरह से यहाँ पे भी इनको नोट करते जाओ, आसानी से याद हो जाएंगे। देखो क्रमानुसार स्वर है ए, ई, ऐसे कैवर्ग, चैवर्ग, टैवर्ग, तैवर्ग, पैवर्ग, है ना, क्रमानुसार है। ऐसे ही आपके देखो सरगम आता है, फिर से षटकोण आता है, फिर से सलेट आता है, ये अतीस आता है, रहरत आता है, ललटू आता है, फिर ऐसे ही आपके सभी क्रम अनुसार है। आपको अच्छे से याद करना, आपका ये वर्ण विचार का बिंदु समाप्त हो जाता है ना। दोस्तों चैनल को लाइक और शेयर करते रहें, अधिक से अधिक इसको सब्सक्राइब करते रहे और शिक्षा का आनंद लेते रहे। धन्यवाद।